हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। हमने चैप्टर कंप्लीट किया। नाउ आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे एंड विल डिस्कस कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू टर्म 1 जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। हालांकि अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो वो टर्म 2 में आएगा, क्योंकि हमने ये टर्म 2 पढ़ा है, टर्म 1 हम पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो टर्म 2 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और नो डाउट एनटीएससी के लिए भी हम प्रिपेयर करते चल रहे हैं साथ साथ। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से कान खोल के आंख खोल के इसको सुनना है, देखना है एंड कोशिश करिएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड आउट करूं आप उसके आंसर्स लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक है। चलिए, और फिर फाइनल पता करेंगे अपन कि कितने क्वेश्चन अपने सही गए हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नया युद्ध किसने लीड किया था, कि जो नया युद्ध था इनिशिएट किसने किया। क्या ये चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे, अजीत सिंह थे, या नन ऑफ दीज। अगर आपने सुना हो, काफ़ी पॉपुलर स्ट्रगल था। इट वॉज एक्चुअली इट टेक प्लेस इन हरियाणा, और हरियाणा के जो लीडर थे, जो उस टाइम पर सीएम भी रहे, लगभग 2 बार सीएम रहे, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। तो ऐसे में चौधरी देवीलाल जी थे जिन्होंने किसानों के लिए इस तरह का एक मूवमेंट इनिशिएट किया था हरियाणा में। तो राइट आंसर होगा आपका बी। नो डाउट आपने पढ़ा नहीं होगा तो हो सकता है आपको याद नहीं हो, बट यहाँ पे आपको अब याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज प्रोमिसेस डिड देवीलाल मेड टू फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। क्या इन्होंने कहा था कि ही वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, he would listen the rates lesser the rates of interest of their loans, he would modernize the agriculture and या फिर he would provide the free seeds and pesticides to them। no, सब्सिडी थी यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का काम इनका नहीं था, प्रोमिसेस नहीं थे, हालांकि ये तो सारी चीज़ें चल रही थी। लेस भी नहीं किया था, हाँ इन्होंने ख़त्म कर दिया था, वेव ऑफ कर दिया था। मतलब जो इन्होंने लोन ले रखे थे पहले किसानों ने, छोटे बिजनेसमैन ने, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स ने, सो उन्होंने जो भी लोन ले रखा था उसको उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था। तो राइट हम आंसर जो हमारा होने वाला है दैट इज ए। नेक्स्ट है कि नीचे दिए हुए कुछ ऑप्शंस में से एक इंडियन डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है, तो पता कीजिए कौन सा नहीं है। क्या ये ऑप्शन ए है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज राइट। इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल, दैट इज ऑल्सो राइट। In India, everyone above the age of 18 has right to vote. That's right. In India, the losing party refused to accept the electoral verdict. ये तो कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी हार जाए तो इलेक्शन के रिजल्ट मानने से हम मना कर दे, ऐसा हो सकता है? कत्तापि नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका बेटा डी। तो डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इनमें से नीचे कुछ दी हुई कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कंडीशन नहीं है। एवरीवन इज अलाउड टू वोट, ये तो होगा। देयर इज पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बिल्कुल सही है। द कैंडिडेट नॉट प्रिफर्ड बाय द पीपल गेट इलेक्टेड, ये कौन सी बात हुई कि इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, सारी चीज सही है। सी ऑप्शन गलत है कि कैंडिडेट आर नॉट प्रिफर्ड बाय द पीपल, कि जिनको लोगों ने चुना ही नहीं है, जिन लोगों को, जिन कैंडिडेट्स को लोगों ने नहीं चुना, आम जनता ने नहीं चुना, वो इलेक्टेड हो जाएंगे, ये तो कैसे पॉसिबल? तो सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहा गया है? प्लेस वेयर द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉन्स्टिट्यूशन इज केप्ट, सॉरी, तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को रखा जाता है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा और राज्यसभा, ये बिल्कुल सही हो सकता है। अ बॉडी ऑफ वोटर्स, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑप्शन बिलो इज डीमेरिट ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा, इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन सही है जो कि बताता है इलेक्टोरल कंपटीशन के डीमेरिट्स। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो यहां पे डीमेरिट्स पूछ रहा है। तो क्या ये है कि क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्रैक्शनलिज्म, पार्टी यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, पार्टी रेस्पेक्ट्स ईच अदर। ओके, इसने बोला है कि फ्रैक्शनलिज्म का सेंस क्रिएट करता है। दूसरा कि वो डर्टी ट्रिक्स इलेक्शन जीतने के लिए प्रोसीड करता है। तीसरा पूछ रहा है कि पार्टीज एक दूसरे की रेस्पेक्ट करती है, या ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। क्या देखो, ऑप्शन ए जो कह रहा है ना, वहां पे शायद तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जो फैक्शंस होते हैं, फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप,
जो अपन जैसे कोई ग्रुप बना लेते हैं ना, तो अगर देखो सिंपल सी बात है कि कंपटीशन का डीमेरिट पूछ रहा है तो ग्रुप भी बन सकता है और डर्टी ट्रिक्स भी प्ले कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन जो डी दिख रहा है साफ साफ वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन आके बात करें तो कहता है ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कि इन इंडिया इलेक्शंस फॉर विच ऑफ दीज बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर 5 ईयर। हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं? क्या ये राज्यसभा के लिए होते हैं, क्या ये लोकसभा के लिए होते हैं, विधानसभा के लिए होते हैं, विधान परिषद के लिए होते हैं, ओनली लोकसभा के लिए होते हैं? देखिए इसमें से पूछा है इसने कि रेगुलर इंटरवल पे कहां होते हैं। ओके सो देखो, राज्यसभा 6 साल होगा, ओनली लोकसभा यहां हो नहीं सकता, विधान परिषद भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा इसको ऐसे समझ लेना, विधान परिषद होना तो चाहिए, हो तो सकता है, बट यहां पर ऑप्शन में नहीं होगा जस्ट बिकॉज विधान परिषद के जो इलेक्शंस हैं, विधान परिषद हर जगह पर नहीं है। पहली चीज तो ये कंफर्म करना है हमें, विधान परिषद हर स्टेट्स में नहीं है। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन अपने को दिख रहा है ना, दैट इज बी, लोकसभा और विधानसभा। मतलब लोकसभा के इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर होते हैं, लगभग हर 5 साल में। तो राइट आंसर होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 ईयर ऑफ लोकसभा आर कॉल्ड। हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या ये मिड टर्म है, बाय इलेक्शन है, जनरल और स्पेशल इलेक्शन है? 5 चारों के बारे में बता देता हूं। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है जब सरकार गिर जाए, ठीक है, और जनरल इलेक्शन का मतलब होगा जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर रेगुलर इंटरवल पर होंगे इलेक्शन। नेक्स्ट है बाय इलेक्शन। क्या होगा? तो बाय इलेक्शन का मतलब होता है, सोचिए कोई किसी की डेथ हो गई, ठीक है, और या फिर किसी ने रिजाइन कर दिया, तो यहां पर जो कंडीशंस होंगी वो बाय इलेक्शन की होगी। और स्पेशल इलेक्शन का मतलब होगा बेटा कि कई बार क्या होता है, कंडीशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं जहां पे गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ता है प्रेसिडेंट के एक तरीके से उनके रिक्वेस्ट पर, सो दैट वो स्पेशल इलेक्शंस होंगे, या और कोई भी दूसरी कंडीशंस हो सकती है, बट यू नीड टू गो विथ ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जनरल इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है, देखिए 9th में अपन अगर इसको समझे, 9th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज एन इलेक्शन हेल्ड फॉर द वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर कॉल्ड। हाँ देखो, अभी ऊपर अपन जो बात कर रहे थे ना, उन्हीं के बारे में यहां पर इसने बोला कि अब बताओ इसमें कि इनमें से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक वैकेंसी, मतलब किसी वैकेंसी को फुलफिल करना हो, या तो डेथ हो गई हो उसकी मेंबर की, या रिजाइन उसने कर दिया हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? इज इट बाय इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, नन ऑफ दीज? तो बाय इलेक्शन अभी जस्ट मैंने तुम्हें कहा, तो बाय इलेक्शन वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया डिवाइडेड ऑफ फॉर लोकसभा इलेक्शंस? तो इज इट 544, 543, 560, 535? इसके अंदर 2 और मिला देंगे तो एंग्लो इंडियन वाला हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 है, सो यहां पर कंडीशन है आपका 543, तो +2 मत करो, 543 कर दो केवल, ठीक है, 543, बी आंसर इज राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड वार्ड्स आर मेड फॉर द इलेक्शंस टू। यहां पर इसने कहा कि वार्ड्स में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर देना, तो उसको क्या कहा जाता है? इज इट फॉर पार्लियामेंट, इज इट फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, इज इट फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल और पंचायती राज और म्युनिसिपल बॉडीज? तो इसमें बताओ कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि वार्ड्स में क्या डिवाइड होता है? वार्ड्स में आपका डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता है, तो यहां पर ऑप्शन डी वुड बी द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 12 कह रहा है कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन लोकसभा फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब? एसटी कैटेगरी के लिए इनमें से कितनी सीट्स लोकसभा के अंदर रिजर्व है? देखिए ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, इस क्वेश्चन को आपने नहीं पढ़ा है, तो इस कारण से मुझे इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा। याद रखिएगा कि 41 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल? लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उसका पार्ट कौन सा नहीं है? क्या पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, या फिर लोकसभा है? ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे तो कौन पढ़ेगा? एनटीएससी के अंदर आएंगे क्या? ऐसे कभी नहीं आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? मतलब सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो टर्म है उसको फुलफिल करता है।
कि रिच और एजुकेट ही वोट डाल सकते हैं, केवल आदमी ही वोट डाल सकते हैं, सारे सिटीजन वोट डालेंगे जो 18 से ऊपर होंगे, या केवल एम्प्लॉयड पर्सन ही वोट डाल सकते हैं? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको? बच्चों वाली चीज को आंसर नंबर जो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर द वोटिंग द वोटर्स हैज टू शो विच ऑफ दीज एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। आईडी प्रूफ कौन सा होता है जब वोट डालने आप जाते हो? तो जब आप वोट डालने जाते हो तो इलेक्शन के अंदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको दिया जाता है, वही आपका आईडी प्रूफ होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इस बात के लिए अश्योर होना है कि आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड हो जो आपको इलेक्शन कमीशन ने दिया हो अगर आप वोट डालने कभी जा रहे हैं। तो 2024 में जाएंगे वैसे तो अब आप, कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ फॉर द लोकसभा। अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है, और अगर पार्टिसिपेट उसमें करना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? क्या आप 20 साल, 18 साल, 25 साल या 30 साल के होने चाहिए? कौन से? तो अगर आप 18 साल के हैं तो आप लोकल इलेक्शंस लड़ सकते हैं, 25 साल के हैं तो लोकसभा के, और अगर 30 साल के हैं तो राज्यसभा के इलेक्शंस यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। 18 साल लोकल लेवल के लिए, लोकसभा के लिए 25 साल, और 30 साल अगर आप हैं मिनिमम तो आप राज्यसभा के लिए इलेक्शंस लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? लेट्स हैव अ लुक। कहता है कि किस टाइप की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देनी होती है इलेक्शन लड़ने से पहले। कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको किस टाइप की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन में देनी होती है बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस? क्या ये ऑप्शन ए है कि उसके ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल केस नहीं पेंडिंग चल रहा हो? क्या ये डिटेल देनी होती है? बिल्कुल देनी होती है। उसकी कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, इनकी डिटेल देनी होती है क्या? बिल्कुल। उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ में उसकी भी देनी होती है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा है, ये भी बिल्कुल, ये भी देनी होती है, चाहे वो अनपढ़ हो लेकिन बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं अनपढ़ हूँ। ठीक है, हालांकि अब तो ये नहीं हो गया, लोकल बॉडीज में जब आप जाते हैं तो मिनिमम 10th पास तो आप होने ही चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट वन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडेंस विच इज टू बी followed by the political parties and contesting candidates during the election time। कि इलेक्शन टाइम पर कौन सी वो चीजें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को एज वेल एज कंटेस्टिंग इलेक्शंस को, कौन सी चीजें हैं? डिसिप्लिन रूल, कंडक्ट रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड बोथ ए एंड बी। अच्छा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनको फॉलो करना पड़ता है? देखिए, डिसिप्लिन रूल तो कुछ ही नहीं होता, डिसिप्लिन रूल इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और कंडक्ट रूल्स भी नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने तुम्हें बताया है, तो कोड ऑफ कंडक्ट आपको देखना है, इसके अंदर सारे आ जाते हैं कि भाई आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। वो धर्म वगैरह के बारे में बताया था ना मैंने आपको कि धर्म को आधार बना के आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें पढ़ाई थी, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द बॉडी विच कंडक्ट्स द इलेक्शन इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाने वाला कौन सा इनमें से डिपार्टमेंट है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, कि इलेक्शन कमीशन है? तो इलेक्शन कमीशन देखते इसको मार्क कर देना, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, CEC जो होता है, और उसके साथ में जो 2 लोग और होते हैं, 3 लोगों का जो ग्रुप होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? क्या ये प्रेसिडेंट करता है, MPs करते हैं, लोग करते हैं, MLAs और MPs करते हैं? तो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी के अंडर नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, सो दैट इसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर सकते हैं और किसी में भी दम नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन 21 के हिसाब से कि व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी अंडर हुज कंट्रोल डज द गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क। कि इलेक्शन की अगर ड्यूटी है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल किसके अंडर में काम करेंगे? क्या सेंट्रल के, डिस्ट्रिक्ट के, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, या इलेक्शन कमीशन के? ये याद रखें आप कि ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हालांकि मान के चलें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में, तो वो तो इतना बायस नहीं होता, बट दीज कैन बी बायस्ड बिकॉज ये भी नहीं होगा, सॉरी, इस पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, बट क्योंकि ये इलेक्शन एक नेक्स्ट लेवल के होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट हैंडल दिस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी काम नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन ही करेगा। अब तक पढ़ के आए हैं तो इसमें तो कोई अलग सी चीज होनी नहीं चाहिए, तो ये याद रखें आप, दैट वुड बी बी, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन इंडिया हु वोट्स इन अ लार्ज प्रपोर्शन इन इलेक्शंस। कौन लार्ज लेवल पे जाकर के, बहुत बड़े पैमाने पे जाकर के वोट डालते हैं? क्या ये पुअर हैं या इलिटरेट हैं?
रिच हैं या प्रिविलेज्ड हैं, एजुकेटेड हैं या विमेन हैं, इनमें से कौन सा होगा? जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में पॉपुलेशन, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्स तो नहीं कहूँगा, एक कहूँगा एक बड़ा रेशो अगर उसका देखा जाए तो वो लोग क्या है, पुअर हैं और इलिटरेट है। तो उनको बहकाना आसान है, वोट्स के लिए अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना आसान है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए होगा इसका राइट आंसर। तो पुअर इलिटरेट जो पीपल होते हैं, द इन अ लार्ज अमाउंट, इन लार्ज प्रपोर्शन दे टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो इसने कहा है कि व्हाट डज द टर्म इनकॉम्बेंट मीन्स। इनकॉम्बेंट का मतलब क्या होता है? किसी पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। तो इनमें से इसने पूछा है कि इसमें से क्या मतलब है। तो द करंट होल्डर्स ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, ठीक है, द कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, आउटगोइंग कैंडिडेट्स टू द डिसॉल्व हाउस, नन ऑफ दीज। करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस, बिल्कुल सही है। इनकॉम्बेंट का मतलब होता है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट क्या आ रहा है इसका सेंस? कि किसी ऑफिस के ऊपर कोई पर्सन है जो उस पावर को होल्ड करता है, मतलब दैट ऑफिस इज डिपेंडेंट ओवर दैट पर्सन। तो राइट आंसर यहां पर होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट है एन इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस इन विच अ पर्सन अज्यूम्स द आइडेंटिफाई ऑफ अनदर फॉर अनलॉफुल पर्पज। इसमें इसने कहा है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसके अंदर एक जो पर्सन है इलेक्शंस के अंदर मेल प्रैक्टिस करता है कि किसी दूसरे के आइडेंटिफिकेशंस को वो अपने तरफ से यूज़ करते हुए इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। तो इनकॉम्बेंट अभी मैंने ऊपर बताया, रिगिंग्स पे नहीं होता, यहाँ पर इम्पर्सोनेशंस हो सकता है, इम्पर्सोनेट ये भी नहीं होगा, टर्नैक्ट नहीं, इम्पर्सन, ठीक। मतलब एक तरीके से आप जब किसी की आइडेंटिटी को चुरा लो और अपने आप को वो दूसरा XYZ पर्सन बता करके जब आप वोट वगैरह डाल दो, तो एक तरीके से आप कह सकते हो impersonations। तो दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दैट इज इलेक्शन कमीशन क्या है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है भैया? इलेक्टेड बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपॉइंटेड बॉडी है कि क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या है? अपॉइंटेड बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, या दोनों है? इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये बात तो तुम जानते हो। अपॉइंटेड है क्या? इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड है क्या? बिल्कुल अपॉइंटेड है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर होगा बेटा आपका डी। राइट आंसर होगा ए, मतलब बी एंड सी। 26 के ऊपर बात करें तो इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड वाइल कैरिंग आउट द इलेक्शन कैंपेन्स। कि इलेक्शन कैंपेन्स अगर आप कर रहे हो तो इनमें से कौन सी चीज आप नहीं कर सकते हो? तो इसने कहा है गिविंग मनी टू द वोटर्स टू कास्ट वोट फॉर कैंडिडेट, ये तो आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। यूजिंग टीवी चैनल्स, आजकल तो करते हैं, डोर टू डोर भी जाते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं वोटर से, ये सारी चीजें होती हैं, बट आप ब्राइब नहीं दे सकते हो, ठीक है, रिश्वत नहीं दे सकते हो। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा बेटा आपका ए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? कि जितने भी सिटीजन्स हैं अबाउ द 21 एज से वो इलेक्शन के अंदर कैन वोट इन इलेक्शन, नहीं 18 साल होगा ना ये तो ये पहला ऑप्शन ही हमें बताया चल रहा है कि ये यहां पर ये वाला ठीक है, ठीक है, एंड ये वाला यहां डी सही था। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सही ऑप्शन था, ये गलत हो गया था। सम क्रिमिनल्स एंड द पर्सन विथ अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड, ये भी ठीक है, डिनाई करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की वो एक तरीके से एलिजिबिलिटी को सेटअप करना होता है, मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की कि क्या जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको वोटर लिस्ट में नाम देना चाहिए, बिल्कुल ये उन्हीं का काम है, गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कहते तो ज्यादा सूटेबल होता। सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन 1977 लोकसभा इलेक्शंस। ये बहुत बहुत सही क्वेश्चन है। सेव डेमोक्रेसी क्या ये कांग्रेस पार्टी का था, जनता पार्टी का था, तेलुगु का था, या फिर लेफ्ट फ्रंट का था? आपको शायद पता होना चाहिए कि 77 के अंदर इलेक्शंस जब हो रहे थे तो वहाँ इंदिरा गांधी जी एक तरीके का क्वेश्चन मार्क था। वहाँ पे कांग्रेस के अंदर फूट डल गई और इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी जी मतलब एक तरीके से पावर में तो आ गई थी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो बन गई थी, बट उनकी कांग्रेस पार्टी में ही दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो ये चाह रहा था कि इंदिरा गांधी शुड नॉट बी द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, एंड अ ग्रुप वाज आल्सो सेइंग कि नहीं ये ठीक है जो चल रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ऐसा हो गया। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग क्या हो गए, अलग हो गए उनसे। एंड 77 जब लोकसभा जनरल इलेक्शंस हुए तो एक तो
बहुत ही बड़े बड़े नामी गिरामी जो लोग थे, लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, वो अलग निकल गए इनसे। कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए उस टाइम पर, कांग्रेस आर कहा जाता है और एक को कहा जाता है कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस ओ जो थी वो कांग्रेस ओ में उन लोगों को कंसिडर किया जाता था जिसके अंदर जो लोग बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इलेक्शंस में, स्वतंत्रता में, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस आर जो थी वो थी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो यहां पर वो सारे जो कांग्रेस ओ वाले लोग थे वो कह रहे थे भाई बचाओ बचाओ, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। तो ये कौन से लोग थे? ये लेफ्ट फ्रंट वाले लोग थे, इतना याद रखना, ठीक है। दीज वर द लेफ्ट फ्रंटिस्ट। अच्छा, एक और चीज थोड़ी सी बता देता हूं इसके अंदर थोड़ा सा आपको, हाँ कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, इतना याद रखो। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एज ऑफ अ पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर लोकसभा, अभी ऊपर बताया अपन ने, तो ए होगा इसका आंसर। दो कि इन आर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बॉडी विच इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसको? तो क्या ये इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, लोकसभा है? इसने कहा आर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट पावरफुल बॉडी, तो ये ए होगा ना, इलेक्शन कमीशन। तो हो गया, बस 30 क्वेश्चन पे बात करनी थी, 30 क्वेश्चन कंप्लीट है। 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स जो थे वो सही गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपके शायद आपने पढ़े नहीं थे उसके आंसर्स मैंने दे दिए हैं, कहीं प्रॉब्लम आती तो आप पूछेंगे मुझसे। कल एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, तो वही चैप्टर शुरू कर लेंगे। कमेंट लेकिन जल्दी करना, क्योंकि आपके कमेंट करने के पहले ही मुझे चैप्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, फिर पर्सनली भी एक बार बात कर लिया करो, सो दैट अपने को पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कैसे अपन हेल्प कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से निकालें, बात करें, कोशिश करें कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करेंगे अपन। दूसरे सब्जेक्ट की भी बहुत सारी क्वेरीज हैं कि दूसरा सब्जेक्ट कब से कब शुरू होगा, तो जल्दी ही सब्जेक्ट आपके शुरू होंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू सर्व यू द बेस्ट मटीरियल, बेस्ट थिंग्स, कि आपको हम अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। कोशिश पूरी है, आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, प्रॉब्लम आए तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।